हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 4। ये बिल्कुल वन शॉट वीडियो होने वाली है। पूरे चैप्टर की समरी को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और प्रीवियस वीडियोस के अंदर टॉपिक वाइज हम ये चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दी हुई है यहाँ पर। इसमें फर्स्ट पेज पर जो इंट्रोडक्शन दी हुई है इसमें हमें सिंपली ये बताया कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है, इवन हमारी ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बन रहा है। हमारे आसपास जो भी चीज़ होती है ना किसी फॉर्म में आपको सबके अंदर कार्बन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। इसमें यही लिखा हुआ है कि आपने डेली जो भी चीज़ें करी है ना उनको आपको एक टेबल में नोट डाउन कर लेना है और आपको देखना है कि क्या उस चीज़ में कार्बन है या नहीं है या किस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हमारा फूड हो, क्लोथ्स हो, मेडिसिन हो, बुक्स हो, किसी भी फॉर्म हो, कोई भी चीज़ हो, उन सभी के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में हमें कार्बन देखने को मिलता है। अर्थ की क्रस्ट में जो कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि सारे के सारे मिनरल्स को हम एक साइड रख लें और कार्बन को हम एक साइड रख लें तो कार्बन की वेटेज जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। कार्बन की वेटेज सभी के अंदर से ज़्यादा होगी। 4.1 में हमने देखना है कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में कि वो कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनाता है। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और आयनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी थी कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो इतने स्टेबल थे कि बहुत ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही थी उनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें ये देखना है कि कार्बन के कंपाउंड्स का कैसा होता है। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो आप इसमें ऑब्जर्व करोगे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को इतना अच्छा कंडक्ट नहीं करते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम है। मुझे सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना था कि कम है। मुझे इनके नंबर्स से कोई इतना खास लेना देना नहीं है, ना ही मुझसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल। तो मुझे बस ये पता होना चाहिए कि भाई जो इनका नंबर है वो कम है, यानी कि दे हैव poor conductors of electricity and they have low melting and boiling point। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कार्बन के बारे में कि अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़ी थी, इसका एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था। कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। अब अगर हम कार्बन की वैलेंसी हमारे पास दी हुई है 6, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो मुझे पता चलेगा फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले ताकि और स्टेबल हो जाए। लेकिन अब सीधी सी बात है, लॉस करना तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा, यानी कि शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पर मैं ये जो लिख रही हूँ ई नेगेटिव और एस, दिस इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है ताकि ये स्टेबल हो सके। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो इसी वजह से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो कैसा बन जाएगा, C4 नेगेटिव एनायन बन जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो मैं इसको ऐसे इंडिकेट करूँगी 4 माइनस, यानी कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, यानी कि ये कैसा बन गया, C4 नेगेटिव एनाइन। इसको मैंने आपके लिए इसको पढ़ने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी ना, जैसे कार्बन है। अब मैं सपोज कर रही हूँ कार्बन के पास 4 है, यानी कि उसके पास क्या है, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन्स हैं। 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स लिख लेती हूँ, यहाँ प्रोटॉन्स लिख लेती हूँ। अब अगर वो शेयरिंग करेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, प्रोटॉन्स को तो नहीं शेयर करेगा। अब वो क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है वो, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है तो चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो अब बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स बचे, तो हम इसको लिखते हैं C4 पॉजिटिव। एंड नेगेटिव के केस में हमने इसे एनायन कहा है और पॉजिटिव के केस में हम इसको कैटायन कहेंगे। ठीक है, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस को किस तरह से हमें लगाना है, अगर आपको ये नहीं समझ आया है तो वीडियो को वापस से देखिए पॉज करके और ध्यान से इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन कर लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद इतने इलेक्ट्रॉन्स संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 यहाँ पर भी ये तो है ना जो फर्स्ट शेल के हैं, तो 6 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर
10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अगर गेन करता है और 6 प्रोटॉन्स है, तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके क्या बनाएगा, C4 पॉजिटिव केटायन बनाएगा, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, क्योंकि पीछे से क्या बचेगा, केटायन बचेगा अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है, और प्रोटॉन्स बचेंगे सिर्फ 6 प्रोटॉन्स बचेंगे अगर ये अपने केटायंस के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है। ठीक है, नाउ 6 प्रोटॉन्स बचे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं सिर्फ। नेक्स्ट है कि अब कार्बन इस अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है कैसे, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दूसरे एटम्स के साथ। बल्कि ना सिर्फ कार्बन बल्कि बहुत सारे एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर सके, स्टेबल ऑक्टेट बना सके और वो स्टेबल हो सके। ठीक है, अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आउटर मोस्ट शेल के होते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिर्फ उन्हीं को शेयर कर सकते हैं एटम्स, और इसकी वजह से उन्हें क्या मिलेगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिलेगी, एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। नाउ कंपाउंड पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर हाइड्रोजन का भी एक दिया हुआ है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 1। ठीक है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या हो जाएगी 1। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो ये भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इट विल शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं लगाएंगे हम एक इलेक्ट्रॉन है तो इट विल शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा और उसकी वजह से इसका भी क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कर रहा है, देखो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सपोज मैं दूसरे हाइड्रोजन की बात करूँ उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे, एक इसके पास है एक इसके पास है, ये कहेगा तू मेरा ले ले, ये कहेगा तू मेरा ले ले, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बांट लिया है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं, यानी कि इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लिया है बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दिस वाज अ लिटिल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट वी हैव इज बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया हुआ हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, बीच में बॉन्ड बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से एक बॉन्ड बनती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से एक बॉन्ड बनती है और उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बन रही है, सिंगल बॉन्ड बन रही है, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्लोरीन का भी एग्जांपल दिया हुआ है, क्लोरीन जो है उसके पास 17 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, सो अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ उसके पास 17 एटॉमिक नंबर है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2, 8 और 7 हो जाएगी, यानी कि इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 7, 8 हो जाएँ तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, यानी कि ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, ऐसे हम पता करते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, जितने उसको चाहिए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए उतनों की वो शेयरिंग कर देगा। ठीक है, और कंप्लीट के लिए कितने होते हैं, 2, 8, 8, ये कॉन्फिगरेशन कंप्लीट की कॉन्फिगरेशन होते हैं, दैट इज नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो क्लोरीन भी अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसके बाद ऑक्सीजन के बारे में दिया हुआ है, ऑक्सीजन का उस ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन में जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का बनता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन है, एटम ऑफ ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल। जो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,6, यानी कि अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा ये अपने, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब ये शेयर करता है तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। देखो ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अपने छुपा के रख लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डाल देगा। अगर ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल इन विच वन ऑक्सीजन एटम इज रिएक्टिंग विद अनदर ऑक्सीजन एटम, देन अनदर ऑक्सीजन एटम विल ऑल्सो हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, for it will save for further reactions and it will contribute its 2 electrons for sharing. Now एक एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, इस एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हैं, अब इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक कोवलेंट बॉन्ड बनती है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कितनी कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, 2 कोवलेंट बॉन्ड। और फिर अब इसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक ऐसी बॉन्ड बन गई है डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो दिस वाज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। इसी तरह से हमें नाइट्रोजन का भी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में
उसके पास 5 आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर होता है इसका 7 और एटॉमिक नंबर जैसे ही इसका 7 हमें पता लगता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी 2,5, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 चाहिए यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 की शेयरिंग करनी है, 2 को बचा के रख लेगा छुपा के, 3 को शेयरिंग में डाल देगा। दूसरे वाला आइटम भी यही करेगा, 2 को बचा के रख लेगा, 3 शेयरिंग में डाल देगा। अब क्योंकि यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक ही बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से 1 सिंगल बॉन्ड बन रही थी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से डबल कोवलेंट बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 लाइन से, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से, ठीक है। सो नाइट्रोजन के बीच में कैसी बॉन्ड बन रही है, ट्रिपल बॉन्ड बन रही है। अब ये ज़रूरी है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ही बनाएगा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसको अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ही तो शेयर करने हैं ना। अब ये ज़रूरी थोड़ी है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर करे, वो हाइड्रोजन के साथ भी तो शेयर कर सकता है। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे नाइट्रोजन आइटम्स के साथ ही शेयर करे, उसकी मर्जी है, वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन आइटम को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन आइटम को दे दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने तीसरे हाइड्रोजन आइटम को दे लिया। तो यानी कि अब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई ना यहाँ पर। अब इस ऐसा करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये देखो हाइड्रोजन के पास 2 की वैलेंसी कंप्लीट होगी, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो गई। और नाइट्रोजन के पास 2 इसने अपने बचा के भी रखे हुए थे, एक एक इसने शेयरिंग कर ली 3 बॉन्ड से बना के। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सर्कल कर देंगे। इट मीन्स अब नाइट्रोजन के भी अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो टोटल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब इसने क्या फॉर्म किया है, NH3। अब इसने अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो नाइट्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन्स को बांट दिए कि भाई मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो और मैं स्टेबल हो जाऊँ। सिंगल बॉन्ड बनेंगे अब इसके अंदर, देखो डबल बॉन्ड, डबल 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिंगल बॉन्ड। ये तो ये सेव करके रखेगा, यहाँ से कोई बॉन्ड नहीं बन रही है, इन 3 हाइड्रोजन के साथ सीधे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ NH3। सिमिलरली हम CH4 का भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। बहुत सारे फ्यूल्स जो हैं उनमें हम कार्बन को ही यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कार्बन की रिएक्शंस के अंदर कि हम फ्यूल्स के लिए हम कार्बन को ही क्यों मोस्ट सूटेबल मानते हैं, ठीक है। अभी तक की जो हमने रिएक्शंस देखी है उसमें हमें कार्बन के बारे में पता चला कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। कार्बन कैसा है, टेट्रावेलेंट आइटम है। क्यों है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। टेट्रा वर्ड इज़ यूज फॉर 4, तो कार्बन जो है वो एक टेट्रावेलेंट आइटम है। क्यों है, क्योंकि इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए इट कैन शेयर दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 4 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो वाटर बॉन्ड्स बन रहे हैं उन्हें हम कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, उनकी जो बॉन्ड होती है विद इन द मॉलिक्यूल वो स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स की बात करें दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो वो जो फोर्सेस होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, जिसकी वजह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है। CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमें दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर ही। ये देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने हर एक हाइड्रोजन आइटम्स के साथ शेयर कर लिया और बॉन्ड्स बना ली। दिस इज कॉल्ड एज मीथेन। नेक्स्ट हमारे पास एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दी हुई हैं कि कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। अब कार्बन तो हमें पता ही है बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, और किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, किस तरह का इसका अपीयरेंस हो रहा है, उसके बेसिस पर कार्बन की जो है अलग अलग फॉर्म्स होती है। सबसे पहले हमारे पास डायमंड की फॉर्म है। डायमंड के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम्स से बॉन्डेड है, एक रिजिड सा स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब ऐसे जाल सा बना लिया कि भाई मैं मूव ही नहीं होऊंगा अब, है ना, रिजिड सा स्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरी ओर अगर आप ग्रेफाइट को ऑब्जर्व करोगे तो ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन जो है वो 3 से ही बॉन्डेड है, 3 ही एटम्स से बॉन्डेड है, यानी कि कहीं तो ऐसा हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो 4 की है लेकिन मुझे तो यहाँ पर 3 ही बॉन्ड्स दिख रही है, मतलब कोई ना कोई एक बॉन्ड तो ऐसी होगी ना जो डबल बॉन्ड बन रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अब इसको अपनी वैलेंसी टेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड तो डबल बॉन्ड बनानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि 4 की वैलेंसी है, 3 बॉन्ड से काम नहीं चलेगा। तो ग्रेफाइट कैसा बन रहा है, ऐसा हेक्सागन जैसा बन रहा है, जैसे एक के ऊपर दूसरा स्लाइड कर रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तीसरा अगर हम बात करें तो फ्लोरेंसिस दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी कार्बन का ही एलोट्रोप है और इसके अंदर कार्बन 60 यानी कि 60 कार्बन अटैच्ड होते हैं फुटबॉल जैसी शेप के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेंस बोलते हैं। और ये किसने इसको साइंटिस्ट ने एक डिस्कवर किया था जिनका नाम था बकमिंस्टर फलर, उनके नाम के बाद ही इसको फ्लोरेंस नाम दिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की वर्सेटाइल नेचर अभी हमने पढ़ी है, बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। पूरी अर्थ पर कार्बन के जितने कंपाउंड है इतने किसी और आइटम के हैं ही नहीं, सबको मिला के भी वो कार्बन से कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले पेज के अंदर हमारे पास 2 ही मेन चीज़ें दी हुई है, वो है उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है कैटिनेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं कि यूनिक एबिलिटी है ना कार्बन के पास कि वो बहुत सारे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ब्रांच चेन्स बना सकता है, रिंग्स भी फॉर्म कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है, सभी स्ट्रक्चर्स भी हम देखेंगे। तो कार्बन के पास कैसी प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। और हमने देखा कि अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड भी बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है, हर तरह की वो बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे कंपाउंड विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रही होती है, उन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रही होती है उन्हें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, ये सिर्फ कार्बन के पास होती है। कार्बन के अलावा ऐसे और कोई आइटम नहीं है जिसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सिलिकॉन भी बहुत हद तक बॉन्ड्स बनाता है, जैसे 7 to 8 आइटम्स के साथ ही ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कार्बन जितनी एबिलिटी नहीं है इसके पास। और ये जो बॉन्ड्स बनाता है वो बहुत रिएक्टिव भी होती हैं और थोड़ी सी वीक भी होती हैं। और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड होती है वो स्टेबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, इसी की वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी तो हम कब से पढ़ते ही आ रहे हैं कि उसके पास 4 की वैलेंसी है, जिसकी वजह से उसे हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। टेट्रावैलेंसी की इसके पास प्रॉपर्टी होती है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के वो बहुत सारे आइटम्स के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है, यही बात इसमें बताई गई है। मतलब एक वाइटल फोर्स की तरह है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस अर्थ को, सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इस वाले टॉपिक के अंदर हमने इतना तो पता लग ही गया है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड्स बनती है, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड बनती है। अब इस वाले के अंदर इसी बात को थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। तो कार्बन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 की है, यानी कि उसको 4 बॉन्ड्स बनानी है ना। अब ये कार्बन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड्स तो इसने हाइड्रोजन के साथ बना ली, 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ शेयर कर लिया। यानी कि इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे कार्बन से शेयर किया और बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपने हाइड्रोजन में बांट दिए। सिमिलर केस ही सेकंड वाले के अंदर हो रहा है ना, सेकंड वाले ने भी अपना एक तो सेव कर लिया, कार्बन के साथ शेयर कर लिया, और बाकी के सारे हाइड्रोजन के साथ बांट दिए। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये कैसी बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। 2 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व, इट मीन्स वी विल कॉल दिस स्ट्रक्चर एज इथेन। अगर एक कार्बन होता है इन्वॉल्व, सपोज CH4, तो हम उसे मिथेन कह के बुलाएंगे। एन का भी आगे हम रीड करेंगे अच्छे से, लेकिन उसमें हम मिथ वर्ड यूज़ करेंगे। अगर 2 कार्बन यूज़ हो रहे हैं तो इथ वर्ड यूज़ करेंगे, 3 कार्बन यूज़ हो रहे हैं तो प्रोप वर्ड यूज़ करेंगे, 4 कार्बन यूज़ हो रहे हैं ब्यूट वर्ड यूज़ करेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज़ करेंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज़ करेंगे, 7 कार्बन के लिए सेप्ट यूज़ करेंगे, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट यूज़ करेंगे, और ऐसे ही सभी वर्ड्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन की बॉन्ड बन रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इथेन। ये हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इथेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इथ है मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की बॉन्ड हो या बाकी वैलेंसीज इसने हाइड्रोजन से बांट दी है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर हमने यही इसकी 3 वैलेंसीज को कंप्लीट कर लिया। मतलब हमें जो भी केस हो, जितने भी आइटम्स बनाने हो, हमें इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तो अब ये क्या है, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हमने अभी इथेन का बनाया, हम प्रोपेन का भी बना सकते हैं। प्रोपेन के केस में क्या होगा, 3 कार्बन एटम्स लिंक्ड होंगे। किस तरह से लिंक होंगे, 3 कार्बन एटम्स इस तरह से लिंक्ड होंगे। यानी कि इस कार्बन को अगर मैं देखूँ, एक वैलेंसी तो इसकी दूसरे वाले कार्बन के साथ सेटिस्फाइड है, यानी कि 3 ही अपनी बांट देगा हाइड्रोजन को, 3 अपनी इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हाइड्रोजन को। सिमिलरली इस कार्बन में देखूँ 2 बॉन्ड तो इसकी सेटिस्फाइड है, यानी कि 2 और बनानी है, हाइड्रोजन को बांट देगा। एक सेटिस्फाइड है, 3 और बनानी है, हाइड्रोजन को बांट देगा। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन का। और हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ इस बॉन्ड को हटा के हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं हर एक बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, सो अब ये क्या हो गया आपके पास, प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर देखो सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स बनी है, यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये कैसे कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। अब कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसमें हम एक बॉन्ड को कम करेंगे। अब हम बॉन्ड्स को कम करेंगे, हम
डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पर जैसे इथीन दिया हुआ है, इथीन के लिए हम क्या करेंगे, इथीन में भी देखो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड थी, लेकिन अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगी, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर लास्ट में एन लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। अगर ई एन ई इन लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। और वाई एन ई लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये निशानी होती है कि एन इज़ फॉर सिंगल बॉन्ड, इन लिखा हुआ है तो डबल बॉन्ड, आइन लिखा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं इथीन का। इथ से हमें पता लग गया 2 कार्बन होंगे, और इन से हमें पता लग गया डबल बॉन्ड बनेगी। यानी कितना तो मुझे पता लग गया कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब बाकी बचा ही क्या है, मुझे पता है इनकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करनी है। कार्बन के पास 4 है, 2 बना ली तो 2 हाइड्रोजन में ड्रॉ कर देती हूँ। सिमिलरली इस कार्बन की भी 4 होगी, 2 बना ली तो 2 हाइड्रोजन में ड्रॉ कर देती हूँ। ये क्या बन गया, इथीन का स्ट्रक्चर बन गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए अब हम कैसे बनाएंगे, जैसे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनती है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बन रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इस वाले के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इसको ड्रॉ कर दोगे, हाइड्रोजन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, 2 की वैलेंसी होती है, और बाकी हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कार्बन को, ठीक है। सो ये हो गया आपका इथीन के लिए। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। पढ़ा था ना हमने सैचुरेटेड किस केस में होता है, अगर सिंगल बॉन्ड होती है। डबल बॉन्ड के केस में कैसे कंपाउंड्स होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के केस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 2 कार्बन है, उनके बीच में कैसी बॉन्ड बनी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से डबल बॉन्ड्स बनी है, और बाकी उसने हाइड्रोजन के साथ अपनी वैलेंसी शेयर कर दी है। सिमिलर स्ट्रक्चर आप बना सकते हो इथाइन के लिए। अब इथाइन का अगर मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो इथाइन के लिए इथाइन, ठीक है, इथाइन के लिए अब मुझे इतना तो पता लग गया, इथ है यानी कि 2 कार्बन एटम्स होंगे, मैं लिख लेती हूँ। आइन है यानी कि इनके बीच में कैसी बॉन्ड्स होंगी, आइन के लिए कैसी बॉन्ड्स होती हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन रही है। अब इसने इस वाले कार्बन की बात करूँ, 3 बॉन्ड तो बना लिया, यानी कि एक ही हाइड्रोजन बचा है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, हाइड्रोजन से शेयर कर देगा, 4 की वैलेंसी पूरी हो गई। सिमिलर केस दूसरे इसके लिए होगा, तो ये क्या बन गया, इसका इथाइन का स्ट्रक्चर बन गया। हर एक बॉन्ड की जगह हम 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रही है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनती है तो कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये अनसैचुरेटेड। ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड्स हो जाएंगे आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। आई होप अब आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं, है ना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आप। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है चेन्स, ब्रांचेज और रिंग्स के बारे में, कि अभी तक तो हम चेन स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, कि सभी लाइंस के अंदर स्ट्रक्चर बने हुए हैं। वही जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, अभी वही दिया हुआ है इसके अंदर। देखो, एक कार्बन आइटम होगा तो मीथेन होगा, 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन एंड सो ऑन। इस तरह से अभी क्या कर रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। अभी तो हमने ये सिंपल चेन की फॉर्म में देखा है इसको, लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी है कि ये वाला कार्बन इसके आगे आ रहा है तो इसके जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो भी ऐसे ही फॉर्म होगा, या फिर ये इस तरह से लाइन ही बनाएंगे। हो सकता है ये कार्बन यहाँ से स्प्लिटिंग शो करके एक कार्बन यहाँ पहुँचा दे, एक यहाँ बना दे, ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, डिवाइड हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ी सिंपल चेन, अभी हम पढ़ेंगे ब्रांच्ड चेन्स कैसे बनती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इधर हमारे पास स्ट्रक्चर जैसे कि ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, ब्यूट आया हुआ तो 3 कार्बन होंगे, एन है तो सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ये तो हो गया इसका सिंपल स्ट्रक्चर की चेन बना ली। अब क्या वो ब्रांच भी बना सकता है, बना सकता है भाई, अपने 2 कार्बन है इसके पास, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये 2 कार्बन लाइन में ही रिएक्ट करेंगे। ज़रूरी है, ये भी हो सकता है कि ये दोनों कार्बन जो हैं वो एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना लें, जैसे कि यहाँ पर हुआ है इस स्ट्रक्चर के अंदर। इसने इसके साथ भी बॉन्ड बना ली, इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना ली। अब इसके अंदर क्या होगा, हम वैलेंसीज पूरी कर देंगे सभी की। जैसे यहाँ पर कार्बन है, 1 बॉन्ड बनाई हुई है, 3 हाइड्रोजन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड वाला कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड बनाई हुई है, 1 हाइड्रोजन की कमी है, 1 हाइड्रोजन लिख देती हूँ। इस वाले का स्ट्रक्चर से कंपेयर करते जाओ इसको साथ साथ। अब यहाँ पर कार्बन है, 1 बॉन्ड बनाई हुई है, 3 की कमी है, 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देती हूँ। सिमिलर केस इस कार्बन के लिए भी हो जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह का एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मतलब होता है कि कार्बन आइटम्स कितने हैं और हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। काउंट करके देखो, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, C4 हो गया। हाइड्रोजन का नंबर्स काउंट करोगे, इसमें भी 10 हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं, इसमें भी 10 हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला ये सेम होता है, चाहे आपका कंपाउंड चेन की फॉर्म में बने या ब्रांच की फॉर्म में बने। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चेन बनी है और यहाँ ब्रांचेस बने हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब डिफरेंट
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अभी हमने पढ़ा है सिंपल चेन्स बन रही हो या फिर ब्रांच्ड चेन्स बन रही हो। नेक्स्ट में हमें बताया है साइक्लिक चेन्स रिंग की फॉर्म में। रिंग की फॉर्म में जैसे हम पेंटेन का भी ले सकते हैं या फिर हेक्सेन का भी ले सकते हैं। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन शो किया है। साइक्लो मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर है ना। और हेक्सेन के अंदर हेक्स से मुझे पता चलेगा 6 कार्बन इन्वॉल्व है और एन से मुझे पता चलेगा सब में सिंगल बॉन्ड बनी है। ठीक है, मैं ड्रॉ कर दूंगी इजीली स्ट्रक्चर। 6 कार्बन मुझे पता लग गया और सिंगल बॉन्ड्स मुझे पता लग गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा ये मुझे पता लग गया। मैं सारे कार्बन्स को साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर देती हूँ, क्लोज रिंग की फॉर्म में बन गया साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। ईजी है ना बिल्कुल। अब नेक्स्ट वाले में मुझे कह रहा है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी के सभी सैचुरेटेड ही होंगे, सिंगल बॉन्ड से ही बनेंगे। हो सकता है कोई डबल बॉन्ड से बने यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो। जैसे कि यहाँ पर बेंजीन का केस दिया हुआ है C6H6, इसको तो देख के ही पता चल रहा है कार्बन 6 है और H6 है। अब 6 कार्बन के साथ H तो 6 नहीं हो सकता भाई, और तो ठीक है लेकिन हाइड्रोजन तो ज़्यादा होने चाहिए थे। अब क्योंकि यहाँ पर देखो बेंजीन इन लगा हुआ है, ENE, इट मीन्स डबल बॉन्ड्स बनेगी है ना। स्ट्रक्चर के लिए अब मैं समझ रही हूँ कार्बन 6 है, 6 कार्बन बना लेती हूँ साइक्लिक फॉर्म में और हाइड्रोजन 6 है। तो इसके लिए अब सभी कार्बन कंपाउंड्स की वैलेंसी हमें सेटिस्फाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक छोड़कर एक इस तरह से इसमें बॉन्ड बनती है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सभी कंपाउंड्स जो है वो मोस्टली इस कंपाउंड से रिलेट होकर ही बनते हैं। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो आप या फिर 11th-12th के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बेंजीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हर जगह आपको बेंजीन ही बेंजीन देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड्स बनिए, देखो एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन्स फॉर कार्बन। तो इस तरह के कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है, जो सैचुरेटेड होते हैं ये वाला, जैसे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। और अगर डबल बॉन्ड होगी तो एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड होगी तो एल्काइंस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना एन, इन, आइन, हम यहाँ पर लिख देंगे ALK एल्केन, ALK एल्कीन, ALK एल्काइन। सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन, डबल के लिए एल्कीन और ट्रिपल के लिए एल्काइन। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है विल यू बी माय फ्रेंड 4.2.3 टॉपिक। ठीक है, कार्बन अभी तक हमने देखा बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है, बहुत सारे बॉन्ड्स बना रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स भी हमने देखी है। अब दूसरे आइटम्स के साथ देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, अब इस टेबल के अंदर हमें बताया है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन, ज़रूरी थोड़ी है कि हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, और भी तो एटम्स हो सकते हैं ना। तो ऐसे एटम्स जिनको हाइड्रोजन रिप्लेस करके, मतलब हाइड्रोजन की जगह जो दूसरे एटम्स अटैच हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, जो ऐसे कंपाउंड्स, मतलब कि बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, मैं इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर कोई और कंपाउंड ऐड कर दूँ। सिंपली सपोज़ मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, क्लोरीन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होता है शेयर करने के लिए। सपोज़ मैंने इस तरह की बॉन्ड बना दी है ये Cl, तो यानी कि अब हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। इट मीन्स इट इज़ अ हेट्रो एटम, मतलब ऐसा एटम जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर ऐड होता है उसे हम बोलते हैं हेट्रो एटम। ठीक है, अब ये जो हेट्रो एटम्स होते हैं और जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम कुछ क्लासीफाई करते हैं डिविजन्स के अंदर, जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप नाम देते हैं। मतलब कि अगर वो हेट्रो एटम जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, मतलब कोई ना कोई जो है नोबल गैस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br। सबके पास जो है ना, सभी जो है ना वो क्या है, हाइड्रोजन एटम के सब्सटीट्यूट है। मतलब हाइड्रोजन एटम की जितनी वैलेंसी होगी, ये बात तो हमें पता लग गया, आसान है ये तो लर्न करना है ना, क्योंकि सबके पास एक एक ही वैलेंसी, हमें पता लग गया एक ही बॉन्ड बनाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो बहुत ही ईजी है ये तो, है ना। यानी कि अगर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग रहा है, Cl लग रहा है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, क्लोरो। अगर Br लग रहा है, ब्रोमो। कैसे नाम देना है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये देखो, अगर Cl लग रहा है हाइड्रोजन की रिप्लेस करके क्लोरो, Br लग रहा है ब्रोमो। इसी तरह अगर OH ग्रुप आ रहा है तो अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, CHO। इस तरह की बॉन्ड आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो रही है ना, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो एल्डिहाइड से बिलोंग कर रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COOH ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मूला हो गए फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। अभी हम देखते हैं कि अटैच किस तरह से करना है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़ का। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ ना, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके अंदर मुझे देखने को मिल रहा है कि लास्ट में OH ग्रुप अटैच्ड है। इसमें भी OH है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब ऐसे ग्रुप्स, ऐसी सीरीज़
ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज़ जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, इट इज़ कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज़। मतलब पूरी की पूरी सीरीज़ सेम होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, होमोलोगस सीरीज़ बोल देंगे। अब मैं इनके अंदर का डिफरेंस जानना चाहती हूँ कि फ़र्क क्या है इन कार्बन आइटम्स के बीच में। तो अगर मैं फर्स्ट वाले कार्बन आइटम्स की बात करूँ, फर्स्ट में दिया हुआ है CH3OH, CH3OH। सेकंड दिया है C2H5OH। मैं इसको कंपेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, मतलब एक कार्बन का फ़र्क है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन आइटम का फ़र्क है। 5 - 3 = 2 ना, तो यानी कि इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। OH तो सेम ही है। अब अगर मैं इसके नेक्स्ट कंपाउंड में देखूँ, CH3H7OH। अब इसमें C2 था, इसमें C3 है, यानी कि यहाँ पर भी एक कार्बन का फ़र्क है। यहाँ पर H5 है, यहाँ H7 है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन का फ़र्क हो गया, 2 हाइड्रोजन का। और OH तो सेम ही है, यानी कि यहाँ पे मुझे CH2 मिला। नेक्स्ट वाले में देखती हूँ, C4H9 दिया हुआ है, यहाँ C4 है, यहाँ 3 है, यानी कि इसके अंदर भी एक कार्बन का फ़र्क है। यहाँ हाइड्रोजन 9 है और यहाँ 7 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन का फ़र्क है। OH तो सेम ही है, यानी कि यहाँ पर भी CH2 का फ़र्क है। यानी कि मुझे क्या पता चला कि इसके अंदर एक और पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर एक जो प्रोसीडिंग कंपाउंड है उसके अंदर CH2 मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा है। मतलब इसके अंदर CH2 है, इस वाले कंपाउंड में CH2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें CH2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें CH2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है CH2। यही बात मुझे पता चली कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो CH2 यूनिट से डिफ़र करते हैं, ठीक है। अब मैं पता लगा सकती हूँ कि अगर इस वाले जैसे ये 4th कार्बन तक दिया हुआ है तो कार्बन 5th होगा, अगर तो उसका क्या फॉर्मूला होगा मैं पता लगा सकती हूँ, 6 का पता लगा सकती हूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, अगर मुझे पता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, तो क्या मैं इस बात से मैं इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकती। अब मुझे पता है CH2 दिया हुआ है, यहाँ पर कार्बन का मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 आइटम्स तो 1 × 2, यानी कि 12 + 2 विच मीन्स 14। तो मुझे पता चल गया इस यूनिट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 14 है, ठीक। यही बात इसमें बताई गई है पूरे चैप्टर के पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब मुझे अगर इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसे कि अब मुझे क्या पता चला, यहाँ पर ये CH2 से डिफ़र कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं 1 की जगह पर N लिख दूँ, CH2 से डिफ़र कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं C को N मान लूँ तो H कितना हो जाएगा, 2N हो जाएगा। मैं लिख सकती हूँ ना, अगर मैं 1 की जगह पर N लिख रही हूँ तो अगर कार्बन का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 है, यानी कि डबल है, यानी कि अगर कार्बन N नंबर होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2N होंगे। तो मुझे एक फॉर्मूला पता चल गया कि अगर इस तरह के सिंगल बॉन्ड के एल्केन्स बन रहे हैं ना, तो उनका एक जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। अब अगर मुझे पता है कि कार्बन किसी कंपाउंड के अंदर 6 है, अब मुझे उसका जनरल फॉर्मूला पता करना है, और मुझे पता है कि उसके अंदर सभी सिंगल बॉन्ड है, एक एल्केन का एग्जाम्पल है, तो मैं पता कर सकती हूँ। मैं सिंपल n की जगह 6 लिख देती हूँ, C6H 2 × 6 फॉर्मूला हो जाएगा आपका C6H12। पता चल गया मुझे उसका फॉर्मूला। सिमिलरली मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 14 हो जाएगा हाइड्रोजन का नंबर, 8 से करूँ 16 हो जाएगा। ये मुझे पता चल गया एल्कीन के केस में। अब अगर मुझे किसी और कंपाउंड का निकालना है, सिमिलर फॉर्मूला से मैं एल्कीन का भी निकाल सकती हूँ अगर डबल बॉन्ड है, मैं एल्काइन का भी निकाल सकती हूँ अगर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें हमें नेक्स्ट ये बताया गया कि जैसे देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना ये फॉर्मूला, इसमें हमें n को पुट करना है, 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं और हमें पता लग जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा किसी भी होमोलोगस सीरीज़ के अंदर तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ ना कुछ अलग होंगे, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करेंगे कि किस तरह का फंक्शनल ग्रुप जो है उसके अंदर अटैच्ड है, ठीक है। अब जैसे 4.2 है, इसके अंदर मुझे कहा है कि आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, तो सिंपल है, कर लेंगे। जो जिसमें सबसे कम कार्बन होंगे वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे वो क्या हो जाएंगे, सबसे लास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट में हमसे पूछा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के, उनकी नेमिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए हम 2 वर्ड्स का यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो किसी भी नेमिंग करते हो सबसे फर्स्ट में लगेगा, और सफिक्स मतलब जो सबसे लास्ट में लगेगा। तो एक प्रोसीजर है इसका पर्टिकुलर। क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हम कार्बन आइटम्स आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड के अंदर, जैसे कि 2 है तो इथ, 3 है तो प्रो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम इधर प्रीफिक्स या फिर सफिक्स, इन 2 चीज़ों से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो सफिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है
तो सफिक्स जो है वो वोवल से बिगिन करता है। द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिन्स विद अ वोवल। अगर जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है वो किसी वोवल से शुरू हो रहा है। एग्जाम्पल लिखती हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया है कीटोन का, ठीक है। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर इसमें जो सफिक्स है यानी कि जो लास्ट में आ रहा है वो है वोवल, यानी कि ई, आई, ओ, यू, ए, इसमें से अगर कोई भी वर्ड लास्ट में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर इथेन बन रहा है तो हम इसका लास्ट का ई काटेंगे और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं ओन, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इथोन, ठीक है। अगर मीथेन है, इसका भी लास्ट का ई काटेंगे और क्या बन जाएगा, मीथेन बनना था ना यहाँ तक, अब इसके पीछे लगा देंगे हम ओन। कीटोन के लिए हम क्या लगाते हैं, ओ एन ई, ओन। सो हम क्या बन जाएगा, ये मिथेनॉन। तो अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जिसके सफिक्स में यानी कि लास्ट जो वर्ड है वो किसी भी वोवल से शुरू हो रहा है तो उस केस में हम कंपाउंड के नाम में से ई कट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। अब अनसैचुरेटेड के लिए तो हमें पता ही है इन, आइन हम यूज़ करते हैं, यही चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास हेलो एल्केन, ठीक है। सो इसके अंदर अब देखो लास्ट में क्या लग रहा है, क्लोरो में लास्ट में क्या आता है, ओ आता है, ए ई आई ओ यू वोवल है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रोपेन जो था उसके आगे हम क्या लगा देंगे, अब यहाँ पे प्रीफिक्स है जो वो लग जाएगा क्लोरो। इसी तरह अगर ब्रोमो है तो ब्रोमो प्रोपेन, अगर कोई और है जैसे तो फ्लोरो प्रोपेन, इस तरह से हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ब्रोमो प्रोपेन के लिए ये स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह अब इसके अंदर देखो सफिक्स आ रहा है ओ एल, इसका सफिक्स होता है ओ एल, एल तो इसके अंदर हो रहा है तो ओ एच ग्रुप होता है अल्कोहल के लिए, तो ओ एच के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसी तरह से एल्डिहाइड है CHO, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, AL, तो इसके लिए लास्ट में क्या लग जाएगा, AN। सिर्फ जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं उनके केस में हम प्रीफिक्स लगाते हैं, बाकी सभी में मोस्टली आपको सफिक्स ही मिलेगा। जैसे कि कीटोन में ONE1 हम यूज़ करते हैं। कीटोन का स्ट्रक्चर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सेंटर में देखो, C और O है डबल बॉन्ड के साथ और 2 बॉन्ड कार्बन की बनी है, इट मीन्स इट इज़ अ कीटोन, तो हम प्रोपेनॉन लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ओइक एसिड लगाएंगे लास्ट में, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। कोई भी एल्कीन है, इन के लिए तो हमें पता ही डबल बॉन्ड के लिए प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रोपाइन। तो यहाँ पे आपका 4.1 और 4.2 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो बाकी के पार्ट्स जो हैं वो हम अनदर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वाली वीडियो के अंदर हमने 68 पेज तक 4.1 और 4.2 दोनों कवर कर लिए हैं। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।